एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ और गैंगस्टर। योगी आदित्यनाथ लगातार माफिया हो या गैंगस्टर, उन्हें कह चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन कुछ गैंगस्टर हैं जो मान नहीं रहे और अब आखिरी चेतावनी दे दी है रोहित गोदारा को। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं गोल्डी और रोहित गोदारा के शूटर्स का योगी की फोर्स ने खेल खत्म कर दिया है। और ये वो सीसीटीवी उस बात का सबूत है। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन योगी की फोर्स ने इन्हें ठिकाने लगा दिया। देखा आपने, ये वही गैंगस्टर के गुर्गे हैं जो यूपी का माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन बाबा ने इन्हें सबक सिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने किया क्या था। दिशा पाटनी के घर पर रोहित गोदारा के गुर्गे गए और फायरिंग करके भाग गए। उनका तो काम तमाम हो गया है। क्या अगला नंबर रोहित गोदारा का आने वाला है? क्योंकि रोहित गोदारा मान नहीं रहा है और यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी दर्शकों? महाराज प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध आचार्य को लेकर दिशा पाटनी की बहन ने विवादित बयान दिया था और उसी को लेकर ये गैंगस्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे और उनका योगी की फोर्स ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर गिड़गिड़ा रहा है और धमकी दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है। ये देखिए, वो लिख रहा है, जिसका भी हाथ हो, वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। यानी रोहित गोदारा पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है, सरकार को खुला चैलेंज दे रहा है, लेकिन वो भूल गया है ये योगी का यूपी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ खाकी का इकबाल बुलंद रहता है। जिस योगी के नाम पर अपराधी थर थर कांपता है, जिस यूपी में अपराधी घुसने से कतराता है, जिन योगी के आते ही अतीक के आतंक का अंत हो गया, जिन योगी के रहते मुख्तार मिट्टी में मिल गया, एक नया नया गैंगस्टर उस फायर ब्रांड योगी को धमकाने निकला है, जिसकी पहली सौगंध ही अपराध मुक्त यूपी है। और फिर मैं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन गोल्डी बराड़ और गोदारा के गुर्गे यूपी में घुसने की गलती कर बैठे। यहां वचन ही शासन है, वहां शूटर को मिट्टी में मिलने से भला कौन बचा सकता था? इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। गैंगस्टर धमकी धमकी खेल रहा है तो योगी के सुपर कॉप की पिस्टल लोड हो गई है। गैंगस्टर अपराधी की बोली बोलेगा, योगी फोर्स गोली से जवाब देगी, फिर चाहे लॉरेंस हो, गोल्डी हो या रोहित गोदारा। कोई भी हो जो माहौल खराब करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में होता आया है। लेकिन कैसे रोहित गोदारा धमकी दे रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। वो लिखता है पोस्ट में बाकायदा सोशल मीडिया पर, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं।
यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं, यह सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें, और अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हम शहीद भाइयों के लिए हम वो काम भी कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे पैसे वाला हो या पावरफुल हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं। ये गैंगस्टर सीधे सीधे सरकार और पुलिस को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये योगी का यूपी है, और योगी बार बार गैंगस्टर हो, माफिया हो, उनसे क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डालकर उसको सजा दिला करके। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डालकर उसको सजा दिला करके। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो। देखा, योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुला चैलेंज दिया है कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ शांति होगी। और विश्वास नहीं होता तो मैं आज आपको आंकड़े बताता हूं। आप भूल गए होंगे लेकिन मैं याद दिला दूं, यूपी का सबसे दुर्दांत माफिया अतीक अहमद, कई मुख्यमंत्री इसे सलाम करते थे। अरबों का इसका काला साम्राज्य था। 101 हत्या, अपहरण और लूट जैसे केस इस पर थे, लेकिन योगी सरकार में इसका खेल खत्म हो गया। पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने वाला माफिया मुख्तार तो आपको याद ही होगा। दर्जनों हत्याएं करें, 65 आपराधिक केस, AK-47 जैसे हथियार रखने वाला अपराधी विधायकों की हत्या ऐसे कराता था जैसे इसके बाएं हाथ का खेल हो, रोज का खेल हो। लेकिन योगी सरकार में इसकी भी लाश जेल से निकली। मुन्ना बजरंगी, इसी मुख्तार का शूटर था। यह मुन्ना बजरंगी सुपारी लेकर मर्डर करता था। कई राज्यों में टारगेट किलिंग का कारोबार था, लेकिन जेल के अंदर ही इस डॉन का खेल खत्म हो गया। और योगी सरकार में विकास दुबे, आपको याद है ना, विकास दुबे जिसकी गाड़ी पलटी थी, याद है ना आपको, इसने डीएसपी सहित 8 पुलिस वालों को मार दिया था और बीजेपी के मंत्री को थाने में घुसकर गोलियों से भून दिया था। यह है विकास दुबे। लेकिन योगी सरकार में इसकी गाड़ी पलट गई थी और पश्चिमी यूपी का डॉन भी योगी फोर्स से बच नहीं पाया, जिसका कभी बड़ा नाम था। दुजाना का परचम टेरर से हुआ करता था। 18 हत्याएं करने के बाद अनिल दुजाना से हर कोई खौफ खाता था। हथियार सप्लाई, उगाही और सुपारी किलिंग इसके धंधे थे। योगी फोर्स ने एनकाउंटर में इस डॉन को भी मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा आया है, तो लोग कह रहे हैं रोहित गोदारा किस खेत की मूली है जिसकी सरकार में बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए। उन योगी को गैंगस्टर गोदारा बदले की धमकी दे रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब योगी फोर्स गोदारा गैंग का गेम ओवर करेगी। क्या अगला नंबर रोहित गोदारा का है? और इसे लेकर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश क्या कह रहे हैं। एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसका लीडर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा है। उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि ये घटना उसने करवाई है। इस तरह की घटनाएं समाज में खौफ पैदा करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस प्रकार की घटना करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए। गैंगस्टर्स, इनको मैं सलाह दूंगा कि यूपी पुलिस और यूपी शासन की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको टेस्ट ना करें। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सभी गैंगस्टर्स के लिए होगा कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां यूपी में ना करें।
अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग क्या क्या कर चुका है, ये क्यों इतने दुर्दांत है, इसका सबूत आपको मैं देता हूं। रोहित गोदारा गैंग ने सुखदेव गोगामेड़ी को मौत के घाट उतार दिया था। ये बड़े राजपूत लीडर रहे, करनी सेना, अलग अलग सेना से रहे, लेकिन इनको ठोक दिया था। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस के साथ मिलकर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इनका खौफ मुंबई तक है। सलमान के करीबी और बड़े राजनेता बाबा सिद्दीकी को मार दिया था और इसके बाद से रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस गैंग की चर्चा होने लगी है। लेकिन ये गैंग कैसे देश से उठकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया दिखाता हूं मैं आपको। राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर रोहित गोदारा, और इसके गैंग में 250 से ज्यादा खूंखार शूटर हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसका बड़ा नेटवर्क है। इसने लॉरेंस गैंग के साथ अपराध की शुरुआत की, फिर सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव गोगामेड़ी का मर्डर किया। इन मर्डर्स के बाद गैंगस्टर रोहित का खौफ बढ़ता चला गया। फिर गोदारा ने एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग करवाई और 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर यह दुबई भाग गया। बाद में डंकी रूट से कनाडा में जाकर छिप गया। अब यह विदेश में बैठकर पूरा गैंग को ऑपरेट करता है। दिल्ली एनसीआर में कारोबारियों से उगाही इसका धंधा है। गोल्डी बराड़ के साथ मिलने से गैंग और ज्यादा मजबूत हो गया है। गोल्डी और रोहित ने फिर खौफ को यूपी में फैलाने का प्लान बनाया है। यूपी में नेटवर्क फैलाने के चक्कर में दिशा पाटनी को टारगेट किया, उनके घर को गोलियों से भूना गया, लेकिन यूपी में घुसते ही इसके शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद ये बौखलाहट में सीधे प्रशासन को, सरकार को धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या वाकई यह गैंग इस कोशिश में जुटा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ेगा? एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, विक्रम सिंह साहब, सुनते हैं। रोहित गोदारा द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उससे बदला लिया जाएगा। इस प्रकार की कोरी धमकियां, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुरक्षा घेरा है वो एक तरीके से अभेद्य है, और इसमें अगर कोई प्रयास करेगा तो मेरा मानना है कि वो बेमौत मारा जाएगा। दर्शकों, लेकिन ये रोहित गोदारा के शूटर्स बरेली में वारदात को अंजाम देते और फिर भागने लगते, लेकिन इसको योगी फोर्स ने कैसे ठिकाने लगाया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। 11-12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई और फायरिंग की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। उन्होंने शूटर्स को पाताल से भी खोज निकालने का आदेश दिया। एसटीएफ को कमान मिलते ही मिशन की शुरुआत हो गई और सीसीटीवी में शूटर्स के चेहरे मिलने से पहचान होने में देर नहीं लगी। पता चला कि शूटर्स हरियाणा के अलग अलग जगह से हैं। अब दिक्कत यह थी कि शूटर्स की लोकेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो बार बार भाग रहे थे। लेकिन ये लाल जूते जो आप देख रहे हैं, इसी से शूटर्स पकड़ा गए। शूटर्स लगातार लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस से बचने के लिए वो फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। 2500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक संदिग्ध शूटर दिखा। एक सीसीटीवी में चारों शूटर एक दुकान पर चाय पीते दिखे और चाय के दुकान पर शूटर करीब 22 मिनट तक रुके रहे। हालांकि सीसीटीवी में शूटर्स के पूरे चेहरे नहीं दिख रहे थे। सीसीटीवी में पुलिस को एक शूटर लाल जूते पहने हुए दिखाई दिया और इन्हीं लाल जूतों का सुराग गाजियाबाद के एक और सीसीटीवी फुटेज में मिला। और इधर यूपी एसटीएफ दिल्ली हरियाणा पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी। एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने लोकेशन की घेराबंदी शुरू की। लोकेशन जैसे ही मिली, एसटीएफ ने गाजियाबाद में 2 शूटर्स को घेर लिया। गोलीबारी में दोनों शूटर्स एसटीएफ की गोली का शिकार हो गए। तो आप सोचिए कि पूरी तरह से योगी फोर्स ने अपराधियों को घेर लिया था और लाल जूतों के चक्कर में ये फंस गए हैं। हमारी सहयोगी शिखा की रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे पुलिस ने पूरा प्लान बिछाया था, देखिए जरा।
6:48 का वक्त है। झुमका चौराहा की ये फुटेज आई थी, जिसमें आप देख रहे हैं ये एरो के जरिए दोनों बाइक दिखाई दे रही हैं, ब्लैक स्प्लेंडर और व्हाइट अपाचे, जिस पर 4 शूटर्स बैठे हुए हैं, जिसमें से व्हाइट अपाचे पर जो बैठे हुए हैं उनका एनकाउंटर हो चुका है। पीछे के जो ब्लैक स्प्लेंडर के शूटर्स हैं उनकी तलाश जारी है। इसके बाद दूसरी जो फुटेज देखी गई वो उनकी ये देखी गई। ये आपको बताते हैं, देखिए 10 तारीख है, 6:52 का वक्त हो रहा है और ये दोनों ही बाइक्स एक साथ ही आगे चल रही हैं, लेकिन एक आगे चल रही है और एक पीछे चल रही है। और ये जो फुटेज आया है ये रोड नंबर 1 का है। तो किस तरीके से कड़ियों को जोड़ा गया है वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी लोकेशन चेंज की है। इसके बाद वो जाते हैं मिनी बाईपास। ये देखिए मिनी बाईपास, और वक्त क्या हो रहा होता है उस समय 7:05 हो रहा होता है जब ये आते हैं। ये देखिए दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से कड़ियों को जोड़कर ये पूरा मामला सॉल्व किया गया है। अभी 2 और बचे हुए हैं, उनकी तलाश है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। देखा आपने, यहां तो बड़ा एक्शन हुआ है और अब अगला नंबर रोहित गोदारा का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक और अच्छी खबर लेकर आया हूं। मोदी और ट्रंप में डील लगभग पक्की हो गई है दर्शकों, और यह खबर हमारे पास भी पूरी पक्की आई है। दिखाता हूं मैं आपको। 25% जो पेनल्टी लगाई थी अमेरिका ने वो अब घटाई जा सकती है। यह खुशखबरी आई है और इसको कब लागू किया जा सकता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच धीरे धीरे बातचीत हो रही है और संबंध अब सुधरते जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नवंबर में टैरिफ की खुशखबरी आ सकती है और यह दावा किया है बड़े इकोनॉमिस्ट, इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा, अनंत नागेश्वरन। लेकिन कैसे भारत बार बार कोशिश कर रहा था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कोशिश की है और इसलिए भारत के लिए खुशखबरी आ सकती है। लेकिन अभी आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे ब्रिटेन में आज उनका विरोध होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए राजकीय दौरे के दौरान, लेकिन सड़कों पर देखिए कैसे आवाज बुलंद कर रहे हैं लोग। Send it backwards. There we go. Let's pop that down there. But we don't want it. Clear! Donald Trump's not welcome here. Say it loud, say it clear! It's not how I envisaged this going. Try and keep it. देखा दर्शकों, आप ब्रिटेन में जरूर विरोध हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, क्योंकि भारत पर जब टैरिफ लगाया तो दुनिया भर में उनका विरोध हुआ और अब मोदी और ट्रंप की दोस्ती पक्की हो गई और डील भी पक्की। भारत अमेरिका में ट्रेड डील पर बात बन सकती है। दर्शकों ध्यान से सुनिए, ट्रंप के नरम तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं जल्द अमेरिका 25% पेनल्टी टैरिफ को घटा सकता है और 25% जवाबी टैरिफ में भी कटौती की जा सकती है। 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है। अनंत नागेश्वरन के बयान से निर्यातकों की भी उम्मीद जागी है। हालांकि अभी टैरिफ पर भारत और अमेरिका की बातचीत जारी है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इंडियन प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ अमेरिका में लग रहा है और टैरिफ के चलते मोदी ट्रंप के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली थी। उसके बाद ट्रंप ने कहा मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रेड बैरियर पर भी बात करेंगे। फिर पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। अब दोनों देशों का टैरिफ विवाद नवंबर में सुलझने के पूरे संकेत मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी बदल गए हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मैं भारत के बहुत करीब हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूँ। मैंने उनसे कल बात की। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया है, लेकिन अनंत नागेश्वरन जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। मुझे लगता है कि 30 नवंबर के बाद ये टैरिफ नहीं रहेगा। ये कोई पक्की जानकारी या सबूत पर आधारित बयान नहीं है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए मुझे उम्मीद है टैरिफ और जवाबी टैरिफ पर कोई हल निकल आएगा। दर्शकों, अमेरिका
और भारत फिर से करीब आ रहे हैं, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर से परेशान हो गया है दर्शकों। और परेशानी में पता है पाकिस्तान ने क्या किया है? अपने परमाणु बेच दिए हैं। परमाणु, सोचिए आप, परमाणु बम बेच दिए और बड़ी डील की है सऊदी के साथ। दिखाता हूं मैं आपको। यह डील इसलिए की गई है क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि इजराइल मुस्लिम देशों के लिए जी का जंजाल बन गया। लेकिन यही चीज अब पाकिस्तान और सऊदी को करीब लेकर आई है। दिखाइए अगली तस्वीर कैसे। ये देखिए, पाकिस्तान और सऊदी यूएई में बड़ी डील हुई है। ये डिफेंस डील आप देख रहे हैं और इसी को लेकर आज दुनिया भर में चर्चा है कि ये डील कैसे हुई है, इस डील में क्या है, आगे आपको बताऊंगा मैं। लेकिन आपको बताता हूं एक और तस्वीर। इस डील में शहबाज तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन शहबाज के साथ पहुंचा था मुल्ला मुनीर। जहां भी शहबाज जा रहे हैं वहां मुनीर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उनके साथ हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपने परमाणु जो उसके पास हैं उन्हें हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब आज एंट्री हुई तो F-16 फाइटर जेट्स शहबाज का स्वागत किया गया, लेकिन शहबाज को लगा कि यहां से कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन शहबाज पानी पानी हो गए और शहबाज ने पानी पानी होकर यह बता दिया है कि भारत से मुकाबला वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए फिर से कटोरा लेकर यूएई पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मौत का मातम पसर गया, ब्रह्मोस की गरज से आतंकियों की जमात को कब्रिस्तान में जगह तक नहीं मिली, उस ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ है कि मुल्ला मुनीर और डरपोक शहबाज सऊदी की पीठ पीछे जा छिपा। ये इंडियन आर्मी के शौर्य की पहचान है। पाकिस्तान अपने वजूद को बचाने के लिए कभी अमेरिका तो कभी सऊदी में गिड़गिड़ा रहा है, भारत से बचाने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं अगर हिंदुस्तान में एक भी आतंकी हमले हुए तो इसे युद्ध माना जाएगा। और उसी युद्ध से बचने के लिए शहबाज बचे कुचे परमाणु बम के बदले अपने लिए एक ढाल खरीद चुका है, लेकिन उस ढाल से पाकिस्तान कब तक बचेगा ये ऊपर वाले को भी नहीं पता। सोचा आपने, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान रेजा रेजा हो गया और ये वहां के आतंकी कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु बेच दिए हैं? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही परेशान है दर्शकों, और बदहाल पाकिस्तान ने अब परमाणु हथियार बेच दिए हैं। सऊदी से आर्थिक मदद के बदले पाक ने परमाणु बेचने की डील कर ली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है दर्शकों, और जरूरत पड़ने पर सऊदी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के पास करीब 165 परमाणु हथियार हैं और सऊदी अरब के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अब सऊदी पाक के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौता हुआ है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने समझौते पर साइन किए हैं। समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, और दोनों देशों ने डील के बाद एक संयुक्त बयान जारी भी किया है। यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, आप इसे समझिए। और परमाणु हथियार के सौदे के बदले पाक को सऊदी से आर्थिक मदद मिलेगी। डिफेंस डील से पाकिस्तान को $2.5 बिलियन का फायदा होगा। और डील के वक्त पाक सेना प्रमुख असिम मुनीर भी वहां पर मौजूद था। अब सऊदी भिखारी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहेगा और बदले में पाकिस्तान उसे परमाणु देता रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है और आखिर में परमाणु भी अब गिरवी रख रहा है। सुनिए जरा जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। जब पाकिस्तान अपना बॉम्ब बना रहे थे तब भी सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए थे। पहले तो इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने कहा कि साहब काफी पैसे आपको पहले भी दे चुके हैं, तो जरा चुपचाप से आप यहाँ पे साइन कर दीजिए ऑन द डॉटेड लाइन। अब देखिए ये है साहब कि अगर आप इतने फटीचर हैं, जो लोन्स लिए हुए हैं
उनको पे ऑफ करने के लिए आप और लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं। ये अपना इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए इनको अब मजबूर हो गए हैं कि किसी तरह अपने न्यूक्लियर हथियार भी अब गिरवी पे रख दें। सुना आपने जीडी बख्शी साहब क्या कहें, लेकिन इधर एक और खबर ने आज चौंका दिया है दर्शकों। अमेरिका के सैनिक अचानक बांग्लादेश पहुंच गए। इधर पाकिस्तान साजिश रच रहा है, चाहे परमाणु गिरवी रख के रच रहा हो, और उधर बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं अमेरिकी सैनिक। देख रहे हैं ना आप उनकी तस्वीरें। अगली तस्वीर आपको बताता हूं ये क्यों पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, साझा युद्ध अभ्यास की खबर है, और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क लगातार, क्योंकि मुस्लिम देश है, तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करना चाहते हैं, और इसलिए कहा जा रहा है इजराइल और भारत के दर से अब सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे। जब मैं बोलूं तब मूव करें। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर बम बरसाए थे। कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ को निशाना बनाकर हमला किया। हमले में हमास चीफ बच गया, लेकिन हमास के 5 सदस्य बच गए, और हमले में कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है दर्शकों कि हमास को खत्म करने के लिए हमला करेगा, और इजराइल के डर से मुस्लिम देशों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। 14 सितंबर को कतर के दोहा में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की मीटिंग हुई, और पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। नेटो जैसी ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया गया, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को चेतावनी दी। इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। कोई भी देश ये ना सोचे कि वो गाजा युद्ध से बचा रहेगा। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत के बल पर मुस्लिम देशों को जोड़ रहा है, और सऊदी से डील के बाद यूएई और कतर से भी डील हो सकती है। अब सऊदी अरब सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे रहता है, और कतर पर इजराइल के हमले की अमेरिका ने भी निंदा की है। साफ है इजराइल सऊदी अरब को भी निशाना बना सकता है, और इसी डर से सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस डील की है। यानी इसे लेकर दुनिया भर में चर्चा यही की जा रही है, क्या मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाएंगे? अगर ये इकट्ठा आ गए तो भारत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा, दुनिया के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहेगा, सुनिए जरा एक्सपर्ट से हमने इसे लेकर बातचीत की है। कोई आतंकवादी हमला होता है और भारत उनके आतंकी हमलों अड्डों पर पाकिस्तान के अंदर हमला करता है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? क्या वो युद्ध माना जाएगा? क्या उस देश पर हमला माना जाएगा? तब क्या सऊदी अरेबिया भी भारत पर हमला करेगा? ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। यही कारण है कि अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके डीप इम्प्लीकेशंस क्या हैं। क्या वो सऊदी अरेबिया आएगा? किस तरह से आएगा? क्या मॉरल सपोर्ट है, या एक तरह से हथियार, एम्यूनिशन, सेना, एयरफोर्स वो भी दी जाएगी? ये सब बातें अभी स्टडी करने वाली बातें। तो सुना आपने, लेकिन मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भीख मांग सकता है और धोखा दे सकता है, फर्जीवाड़ा कर सकता है, और इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों। आप हंसेंगे इस खबर को देखकर। यह पाकिस्तान जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश करता है, अब सऊदी में डील करने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन इसके खेल का क्या हाल है बताता हूं आपको। पहले तो आपको तस्वीर दिखाता हूं क्रिकेट की, दिखाइए जरा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो एशिया कप में खेल रही है, कल ही अपनी भत पिटवा चुकी है। कैसे? इन्होंने मैच खेलने से मना किया और फिर जोर जबरदस्ती की गई तो ये मैच खेलने के लिए पहुंच गए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। और भारत ने भी इनके साथ मैच खेला, तमाम विरोध के बावजूद देश में विरोध हुआ, लेकिन जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान की टीम रोने लगी। और इधर लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे वो अपनी टीम को अच्छे से रखे। लेकिन इधर दर्शकों, ये जो आपको टीम दिख रही है, ये पाकिस्तान की फुटबॉल की टीम है, बताया गया। लेकिन इसके आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी भत पिटवा चुका है। अब फुटबॉल में ये लोग जापान चले गए दर्शकों। लेकिन कैसे ये जापान गए, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं
कितना सफर इन लोगों ने तय किया है। देख रहे हैं आप, 6000 किलोमीटर दूर पहुंच गई पाकिस्तान की फुटबॉल टीम। अब आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि ये फुटबॉल टीम कैसे पहुंची, और फुटबॉल टीम जहां एक तरफ मैच चल रहा है और उधर जापान क्यों पहुंच गई। वहां तो कोई कप भी नहीं चल रहा है, कोई मैच भी नहीं हो रहे। अब तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भिखारी देश है दर्शकों, ये दुनिया जानती है। उसे जब भी पैसे की जरूरत होती है वो कटोरा लेकर दूसरे देशों में पहुंच जाता है। और शहबाज शरीफ चीन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों की यात्रा इसी मकसद से करते हैं। भीख मांगने का ये सच शहबाज खुद कैमरे पर स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अब एक नया सच सामने आया दर्शकों, सुनिए। पाकिस्तान के इस सच को सुनकर हम तो हैरान हो गए, पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने अपनी फर्जी फुटबॉल टीम को जापान भेज दिया, सोचिए आप। लेकिन जापान के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दरअसल हुआ यूं, पाकिस्तान के 22 खिलाड़ी हवाई मार्ग से पहुंचे जापान। ये सभी फुटबॉलर की जर्सी में पाकिस्तान के सियालकोट से जापान के एयरपोर्ट पर उतरे और इन सब ने जापान एयरपोर्ट पर अपने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का एनओसी दिखाया। जापानी अधिकारियों ने जब पूछताछ की तो फुटबॉल क्लब बोविस्टा का निमंत्रण पत्र भी दिखाया और इस दौरान सभी पाकिस्तानी फुटबॉलर की तरह अपना हाव भाव दिखा रहे थे। लेकिन जब सख्त पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जापानी अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी फर्जी निकले दर्शकों। ये सभी मानव तस्करी का हिस्सा थे जो पाक सरकार की मदद से जापान में फुटबॉल मैच के नाम पर घुसपैठ करने के लिए निकले थे और इन सब को लेकर जापान सरकार ने एयरपोर्ट से ही बेरंग लौटा दिया है। जापान सरकार ने इसकी शिकायत पाकिस्तान की सरकार से की है दर्शकों और पाकिस्तान के फर्जीवाड़े का मामला मीडिया तक भी आ गया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार हरकत में आई और सरकार ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा है, जिसके बाद एफआईए ने सभी 22 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया। लेकिन सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान के ये खिलाड़ी जापान कैसे पहुंचे। अब एफआईए कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल बगैर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत ऐसा संभव नहीं है दर्शकों, क्योंकि फर्जीवाड़े के जरिए ही इन्होंने पहले भी टीम जापान गई थी और पाकिस्तान की इस टीम में 17 खिलाड़ी थे। इनमें से कोई भी खिलाड़ी लौटा ही नहीं, मतलब सब ने जापान में घुसपैठ की है और इस बार भी 22 लोगों को जापान भेजा गया था। जापान भेजने का प्लान विकास मलिक ने बनाया, जिसे जापान के दबाव में गुजरावाला से अरेस्ट किया गया है। और खबर तो यह है दर्शकों, विकास मलिक ने पहले भी एक फुटबॉल क्लब बनाया और मलिक ने इस क्लब का नाम गोल्डन फुटबॉल ट्रायल रखा और इस क्लब के जरिए मलिक ने मानव तस्करी शुरू की। इसी प्लान के तहत सभी 22 लोगों को जापान भेजा गया। जापान भेजने के नाम पर इनसे 40 लाख रुपए लिए गए। लेकिन ये सारा जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना दर्शकों, ये अब खुल गया है। यानी पहले एशिया कप में बेइज्जती और उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। बुधवार को पाकिस्तान ने एशिया कप में यूएई से मैच खेलने से मना कर दिया था। पाक टीम की मांग थी कि भारत पाक मैच के रेफरी पाइक्रॉफ्ट को मैच से हटाया जाए। पाकिस्तान टीम का कहना था कि रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पक्षपात किया है और पाक टीम ने कहा कि अगर हटाए नहीं जाएंगे तो मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, मजबूरन उसे मैच खेलना पड़ा था। यानी पाकिस्तान कुछ भी कर ले, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी भत पिटवा रहा है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत की सियासत की, क्योंकि अब बिहार में अमित शाह की एंट्री हो गई है और एंट्री की वजह से तेजस्वी यादव फंस गए दर्शकों। पहली तस्वीर दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आपने तेजस्वी को बाइक पर देखा, आपने ट्रक पर देखा, वैनिटी वैन में देखा, लेकिन आज देखिए तेजस्वी घोड़े पर इंटरव्यू दे रहे हैं।
इधर तेजस्वी, ये देखिए आप, घोड़े पर दौड़ रहे हैं और इनके साथ इनके आरजेडी के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हैं। पीछे इनकी वैनिटी वैन चल रही है, आगे आगे कैमरे वाले हैं, लोग मोबाइल से भी वीडियो बना रहे हैं। और ये तस्वीर अनंत सिंह के गढ़ की है, अनंत सिंह जो चुनावी मैदान में जल्द आने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी घोड़े पर क्यों आ गए। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये अनंत सिंह के गढ़ में पहुंचे और अनंत सिंह भी घोड़े से चलते हैं, तो तेजस्वी ने मोकामा में पहुंचकर घोड़े पर ही चुनावी राजनीति को सेट किया है। देखा, इधर घोड़ा पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इधर अमित शाह की एंट्री ने तेजस्वी और इंडिया अलायंस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और आज बंद कमरे में तेजस्वी के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में खबर यह है दर्शकों कि सीट को लेकर भी चर्चा हो गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये मीटिंग हो रही है और यहां पर अमित शाह ने एक चीज को सेट कर दिया है। लेकिन कैसे बिहार की राजनीति इस मीटिंग को लेकर चर्चा हो रही है, दिखाते हैं आप। अमित शाह की एंट्री क्या बिहार में इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और शाह की नजर हर वर्ग, हर समुदाय के वोट बैंक पर है। ऐसे में एक एक वोट को समेटने के लिए बीजेपी के चाणक्य पटना से रोहतास और बेगूसराय तक मिशन मोड में आ गए हैं। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो बिहार में सरकार एनडीए की है, जिसे बरकरार रखने के लिए अमित शाह कमान संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ मंथन कर रहे हैं और बता रहे हैं वो फॉर्मूला जिस पर अब तक विपक्ष की नजर नहीं पड़ी। आखिर क्या है अमित शाह का वो प्लान जिससे तेजस्वी और राहुल गांधी लपक नहीं पाए। दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई। अमित शाह और नीतीश के बीच बड़ी बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस मीटिंग में सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद थे। ये बैठक सीट बंटवारे को लेकर अहम मानी जा रही है और अंदर खाने खबर यह है कि जल्द ही सीट बंटवारा हो सकता है। इसके लिए एनडीए में लगभग सहमति बन गई है और इसके बाद अमित शाह सासाराम और बेगूसराय पहुंचे। ये दोनों मंडल बिहार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोनों क्षेत्र में विधानसभा की करीब 60 सीटें हैं। पिछली बार इन क्षेत्रों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली थी और इसलिए अमित शाह विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 20 जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और इसी फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। अमित शाह इस दौरे में 60 सीटों को कवर कर रहे हैं। साथ ही इंडी गठबंधन पर उन्होंने करारा हमला भी बोला है। इंडिया अलायंस क्यों चिंतित है? क्योंकि अमित शाह ने घुसपैठियों पर निशाना साधा है। सुनिए जरा। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। वो कहते थे हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। दर्शकों, इधर गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई, लेकिन तेजस्वी राजनीति में नहीं, आज कीचड़ में भी फंस गए। ये देखिए, कीचड़ में तेजस्वी की गाड़ी फंस गई। बामुश्किल इस गाड़ी को निकाला गया। देख रहे हैं आप, कीचड़ में फंसी इस गाड़ी को निकालने के लिए काफी मशक्कत की गई। लोगों ने धक्का भी लगाया। बामुश्किल इसे ट्रैक्टर से खींचकर
बाहर निकाला गया है दर्शक। लेकिन इधर तेजस्वी यादव घोड़े पर चल रहे हैं, उधर गाड़ी फंस गई है और इधर राजनीति में भी फंस गए। ये पोस्टर भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे बीजेपी ने पोस्ट किया है दर्शक, जिसमें बताया कि गठबंधन में तेजस्वी फंस गए, किसे कितनी सीट मिले इसको लेकर अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग है। लेकिन दर्शकों, क्या इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन में वाकई पेच फंसा हुआ है? आइए जरा आपको बताता हूं। इधर तेजस्वी यादव आज घोड़े पर चल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल तेजस्वी सीएम फेस नहीं है और गठबंधन से सीएम फेस कौन होगा फैसला जनता करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं कि उन्हें 2020 की जीत वाली सीट मिले, साथ ही वो सीट भी मिले जहां करीब 5000 वोटों से हार हुई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अडिग है। इधर मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। साथ ही सीपीआई, सीपीआईएम और जेएमएम भी अपनी लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर आरजेडी यानी तेजस्वी बेहद कंफ्यूज है और तेजस्वी अपने दम पर माहौल बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार अधिकार यात्रा के जरिए अलग अलग समीकरण साध रहे हैं ताकि सहयोगियों की प्रेशर पॉलिटिक्स को कम किया जा सके। लेकिन अमित शाह के बिहार दौरे से तेजस्वी खेमा काफी टेंशन में है और इतना ही नहीं, इस टेंशन में है कि अभी राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। सुनिए जरा तेजस्वी क्या कह रहे हैं और जवाब दे रहे हैं मंत्री गिरिराज सिंह। बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह हल्ला नहीं करो सरकार को जो मंत्री मारा था दिवेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बद्दी बद्दी माँ बहनों की गालियां दी, क्या अमित शाह माफी मांगी? फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो आपस में इनके वजूद को लूट करके राहुल गांधी चले गए। अब ये अपना वजूद खोज रहे हैं। यही बीजेपी को क्या मतलब है? ये कांग्रेस और आरजेडी का आपस का है। देखा दर्शकों आप, यानी तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस चिंतित हैं, लेकिन इधर नीतीश चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं दर्शकों, और ऐसी चिंता बढ़ा दी है कि अब युवाओं को साध रहे हैं और रेवड़ी वाली रणनीति अपना रहे हैं। नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है दर्शकों। बेरोजगार युवाओं के लिए खबर बता रहा हूं, उन सभी को भत्ता मिलेगा, भत्ते का ऐलान कर दिया है। 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार भत्ता देने वाली है। बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी कर चुके हैं। साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन राशि भी नीतीश सरकार दोगुनी कर चुकी है। इससे पहले आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी भी नीतीश कुमार बढ़ा चुके हैं। चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुछ और तोहफे भी दे सकते हैं। दावा यह है कि ये घोषणाएं विपक्षी नैरेटिव को कमजोर करने के लिए है और अगर इसी तरह से जारी रहा तो बिहार में नीतीश पाला बदल सकते हैं, जैसा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बदला था। सुनिए जरा क्या इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आई है। यह सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है, सबको जमीन पर आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मीटिंग रहा। मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अमित शाह जी से आज हुई और स्वाभाविक है जब दो नेता मिलते हैं तो पॉलिटिकल बात भी होती है, चुनाव है तो चुनाव की बात भी होती है। सीट शेयरिंग के साथ कुछ बातें हो पाई हैं, ये अभी कैसे बताया आपको? बिहार के अंदर ये घुसपैठियों का नाम कटने पर हाई तौबा मचा रहा है। चुनाव आयोग खुल करके समय दिया है कि जो जनून लोग है उसका नाम नहीं कटेगा। देखा दर्शकों आप, इधर इंडिया अलायंस पूरी तैयारी कर रहा है, उधर एनडीए पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी एक अलग लड़ाई पर निकल गए हैं। राहुल कह रहे हैं मैं एटम बम फोड़ूंगा, वो एटम बम लाए। फिर कहा कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। आज उनका हाइड्रोजन बम आया दर्शकों, लेकिन क्या वाकई वो बम कामयाब हुआ या फेल हो गया, दिखाता हूं मैं आपको। राहुल ने आज नेपाल वाली साजिश की बात कही। ये देख रहे हैं आप, नेपाल में जेनजी ने प्रदर्शन किया था और दुनिया भर में इस प्रदर्शन की चर्चा हुई कि इसमें युवा शामिल किए गए हैं। लेकिन आज राहुल ने
जेंजी वाला बम कैसे फोड़ा है दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, ये है राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेंजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। और राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया तो कहा जा रहा है, क्या राहुल गांधी भारत में नेपाल बनाना चाहते हैं? इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, राहुल ने आज जेंजी के बाद हाइड्रोजन बम को लेकर बड़े लंबे समय से राहुल बात कह रहे थे, तो आज वोट चोरी को लेकर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कई गंभीर आरोप लगाए। This is something H-bomb is coming in setting up and demonstrating to। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाए, इधर तुरंत जवाब आया और फैक्ट चेक किया गया। दर्शकों देख रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए, वो सारे झूठे हैं। ये आप देखिए, एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, यानी इनका कोई आधार नहीं है, ये सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कैसे आरोप लगाए और क्या आरोप लगाए, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को वोट चोरी के आरोप लगाए थे। अपने 31 मिनट के आज के प्रेजेंटेशन में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला, कुछ आंकड़े पेश किए और एक वोटर को भी सामने रखा। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्हें भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यही हुआ। राहुल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मुख्य आरोप लगाए। पहला क्या दर्शकों, प्रोसेस हाईजैक। कर्नाटक के अलन में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश हुई और चुनाव आयोग ने वोटर प्रक्रिया को हाईजैक किया। 63 साल की गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया, यह दूसरा आरोप है। फेक लॉगिन बनाकर 12 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। तीसरा, दूसरे राज्यों से साजिश। फेक लॉगिन दूसरे राज्यों से की जा रही है। फेक लॉगिन के लिए दूसरे राज्यों के नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। गोदाबाई की फेक लॉगिन दूसरे राज्य से की गई। चुनाव आयोग जो चौथा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, चिट्ठी का जवाब नहीं। चुनाव आयोग किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं देता। कर्नाटक सीआईडी ने उसे 18 महीने में 18 चिट्ठियां भेजी और सीआईडी चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगता है, लेकिन चुनाव आयोग उन तथ्यों को देने से इनकार कर देता है। और राहुल तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाने को राहुल तैयार नहीं है। आज दर्शक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किए कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो राहुल क्या बोले, सुनवाते हैं आपको। ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हुई। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जा सकता। अब सोचिए, राहुल गांधी कोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर निशाना साधा जा रहा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कौन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 2023 में आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की नाकाम कोशिश हुई थी। इसमें चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में अलन सीट पर बीजेपी के सुभाष मौजूद थे और उन्होंने जीत दर्ज की। 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने यहां पर जीत हासिल की और राहुल ने जैसे ही धमाका किया। राहुल बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो ड्रामा करके चले गए। ये आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है दरअसल उनकी हताशा बढ़ती जा रही है। बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है, ऑनलाइन किसी का नाम नहीं काटा जा सकता और इसे लेकर
राहुल गांधी पूरी तरह से अब फंस गए हैं। सुनवाता हूं मैं आपको क्या इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी जी के मंच पर वो तमाम लोग खड़े थे जिनके नाम का दुरुपयोग हुआ किसी का वोट कटवाने के लिए। जिसका वोट कटा वो भी खड़े थे, जिसके नाम से उसका वोट कटवाया वो भी खड़े थे, और दोनों हैरान थे कि हमारा नाम कैसे आ गया इसमें। पूरे बिहार में उन्होंने SIR बैंक वोट चोर का नारा लगाया और अंत आते आते उन्होंने कहा कि 90 लाख के करीब वोटों को काट दो। आज कर्नाटक में कह रहे हैं वोट चोरी, इसलिए कंफ्यूज्ड हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आधुनिक काल के पिनोकियो है और राहुल गांधी का केवल एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन और स्पिट एंड रन करो। 1 घंटे के अंदर 11% वोट कैसे बढ़ गए? जब लोगों के मन में एक शंका आ गई तो जिम्मेदार अगर माना जाएगा ईसी को, तो जिम्मेदारी उन पे है कि ये समझाए पब्लिक को। वोट चोरी की इन्वेस्टिगेशन पहले तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए, ज्ञानेश कुमार साहब को करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको बनाया इसलिए गया है कि उनको तो वोट चोरी में आंख बंद करनी है। ये पप्पू और अप्पू दोनों समाज के बीच अपना मजाक बना चुके हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह से जितनी बातों अभी तक उन्होंने कहा, सब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, सब गलत निकला। ये बाहर बयान देंगे और माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस समय देवभूमि में आपातकाल की स्थिति है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। इस समय पहाड़ों पर स्थितियां बेहद खराब हैं, भयंकर तबाही हो रही है। दिखाता हूं आपको मैं तस्वीर, ये आप देख रहे हैं चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भर भरा कर लैंडस्लाइड हो रहा है और यहां पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन वो भी देखिए, आप सांसद अनिल बलूनी आपको दिखाई देंगे, वो भी वहां से निकलते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन देखिए लैंडस्लाइड जैसी होती है। तो देखा आप, जबरदस्त लैंडस्लाइड और वहां पर सांसद अनिल बलूनी थे। इधर चमोली में बादल फट गया है दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, बादल फटने की वजह से पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं आपको बताता हूं, चमोली में इस वक्त हालात खराब हो गए क्योंकि बादल फटने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये घर पानी के अंदर समा गया है और अभी भी पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, चमोली में ही देख रहे हैं आप, कुदरत का कहर, यानी कई घर, कई कॉलोनी, कई गांव डूब चुके हैं और अभी भी पानी विकराल रूप दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा गांव दर्शकों तबाह हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसे लेकर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई, देख रहे हैं आप, सब कुछ तबाह हो गया है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग अभी भी खौफ में, करें तो करें क्या, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पहाड़ पर कई लोग फंस गए, उन्हें निकालने के लिए देखिए जरा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इधर देवभूमि में हालात खराब हो गए, लेकिन आने वाले कुछ दिन और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तबाही का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लोग डरे हुए हैं दर्शकों, लोग सहम गए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि कहीं पहाड़ दरक रहा है तो कहीं बादल फट रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक गया, इसमें गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बाल बचे। इधर बादल फटने से राज्य में भारी तबाही हुई। इस बार चमोली जिले में नंदानगर में बादल फटा है। कुंतरी, लंगाफली और धुरमा गांव बादल फटने की वजह से तबाही से जूझ रहे हैं। चमोली में रात के वक्त भयंकर विपदा आई। पहले बादल फटा, फिर लगातार बारिश हुई।
जल की धारा ने घरों और दुकानों को घेर लिया है। देखते ही देखते सब कुछ मलबे की चपेट में आ गया। प्राकृतिक आपदा के बाद से 14 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। खराब मौसम के चलते पहले ही रेस्क्यू में परेशानी हो रही थी। अब बारिश की वजह से मोक्ष नदी उफान पर है। इससे पहले देहरादून में बादल फटा था। प्रकृति की संरचना में छेड़छाड़ इसकी मुख्य वजह है और हिमालय के इलाकों में लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। पर्यावरणविद लगातार सख्ती की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पर्यटन बढ़ावे के नाम पर सख्ती नहीं हो पा रही है। अब इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनकी मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। बादल फटना तो हम नहीं कह सकते। जनरली बादल फटने के लिए कंडीशन ये होती है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन हो और आज भी हमारा अनुमान है आज भी कहीं ना कहीं वहाँ 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है। और दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल भी नहीं। सफलता इंतजार करने वालों को सिर्फ इतनी ही मिलती है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। व्यक्ति अपना भविष्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतें बदलकर बेहतर परिणाम की उम्मीद रख सकता है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने ही आपको संबल दिया है। काफी माना जाता है युवा दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाएं। असंभव से भी अगर आप आगे जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इसी लक्ष्य के साथ आप भी आगे बढ़ते रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH